हाँ तो विद्यार्थियों, हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे। मूल अधिकार क्या है, कितने मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, कौन से अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया है, और इन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है। जो 5 प्रकार के थे वो हमने पढ़े पहले। अब हम बात कर लेते हैं मूल अधिकारों का मूल्यांकन। यानी ये जो मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, इनकी वास्तविकता जांचते हैं कि भाई ये अधिकार नागरिकों के लिए कितने हितकर हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, इनकी इंपोर्टेंस क्या है, कि भाई अधिकार है उनसे नागरिकों के सर्वांगीण विकास में कितना क्या योगदान होता है, किस तरीके से मूल अधिकार जो है वो विभिन्न देश की जो परिस्थितियां हैं, जैसे यहाँ पहला ही टॉपिक आया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का मूल्यांकन करते हैं। देखिए आपातकाल, जैसे बताया आपातकाल क्या है, इमरजेंसी जिसे बोला जाता है, यानी विशेष संकटकालीन जो परिस्थितियां हैं, संकट काल को आपातकाल कहा गया है। अंग्रेजी में इसे इमरजेंसी भी बोला जाता है। तो आपातकाल के समय हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका यहां मूल्यांकन कर रहे हैं। बताया गया कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो होता है वो न्यायोचित होता है। मान लो आपातकाल के समय नागरिकों को अधिकारों से कुछ समय के लिए वंचित भी किया जाता है या उनको स्थगित कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, न्यायोचित होता है। न्यायोचित। लेकिन यदि शांति काल के समय देश में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आपातकाल शुरू करना पड़े या आपातकाल की घोषणा करनी पड़े या आपातकाल लागू करना पड़े, बिल्कुल पीसफुल स्थिति है, शांतिपूर्ण स्थिति है, और शांति काल में भी यदि इन नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को स्थगित किया जाता है तो ये न्यायोचित नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे मूल अधिकारों का जो अस्तित्व है उस पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। किस पर, मूल अधिकारों के अस्तित्व। इसलिए बताया कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों को स्थगित किया जाना न्यायोचित है, लेकिन शांति काल में अगर इनको स्थगित किया जाता है तो ये न्यायोचित नहीं है। ये तो मूल अधिकारों के अस्तित्व पर ही क्या लगा देता है, प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्वेश्चन ये भी बनता है यहां कि आपातकाल के समय क्या मूल अधिकारों को स्थगित करना न्यायोचित है। हम कहेंगे यहां बिल्कुल सही है कि आपातकाल के समय नागरिकों को प्रदान किए गए जो अधिकार हैं उनको स्थगित किया जाना न्यायोचित है। हम इस पक्ष में हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, क्या शांति काल के समय अधिकारों को स्थगित किया जाना उचित है। तो हम यहां बिल्कुल इसका आंसर देंगे, ये उचित नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि शांति काल में यदि नागरिकों के अधिकारों को स्थगित किया जाता है तो ये इन मूल अधिकारों के अस्तित्व पर ही क्या लगा देता है, प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि इनका फायदा क्या है, इनका कोई अर्थ नहीं। ये अधिकार देने से कोई कहने का मतलब है कोई लाभ नहीं है, तो इसलिए इसका ये भी आंसर हम दे सकते हैं। दूसरा है नंबर 2, मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा। मौलिक अधिकारों को
न्यायिक सुरक्षा। देखिए, मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा की बात कही गई है कि भाई वर्तमान में मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद भी वर्तमान जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतनी लंबी, जटिल और खर्चीली है। वर्तमान की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतनी लंबी, जटिल और खर्चीली है। वर्तमान प्रक्रिया इतनी जटिल, लंबी और खर्चीली है कि सामान्य जनता के हितों की रक्षा कर पाने में वो सफल नहीं है। एक आम नागरिक उसके अधिकारों का कोई हनन करता है तो वह व्यक्ति न्यायालय में जाएगा। अब न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं न्यायालय में जो केस चल रहा है और वो प्रक्रिया इतनी लंबी होती चली गई कि उस व्यक्ति का जीवन काल ही समाप्त हो गया, लेकिन उसका कोई फैसला नहीं आया। यहां मैं एग्जाम्पल लूं, वो कोर्स तोप का ले सकता हूं। राजीव गांधी के ऊपर हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उन पर आरोप था कि उन्होंने उस घोटाले में उनको लिप्त माना गया, लेकिन न्यायालय में वो चला मामला और न्यायालय में वो मामला इतना लंबा चला कि राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद में उसका फैसला है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसमें बहुत वर्षों लग जाते हैं। दूसरी बात, ये इतनी जटिल प्रक्रिया है, इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इसमें कई बार बहुत सामान्य जनता से भी सुनने को ये मिलता है कि भाई इसमें जो है ना, इसका कोई पता नहीं है। आदमी इसके लिए वो नहीं है कि मेरे को हाँ न्याय मिलेगा ही मिलेगा। पता नहीं कौन सा पॉइंट किस तरीके से ऐसा वो हो जाए जिसमें उसकी एक ही बात को ऐसा बिंदु बना करके, ऐसा आधार बना करके उसको इस तरीके से उसको कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति फंस भी जाता है। क्योंकि इतनी जागरूक और इतनी जो है अभी शिक्षित जनता नहीं है, और जब एक प्रकार से जो बहस होती है या उनसे जब पूछा जाता है तो कई बार जो है वो अपनी जाल में फंस जाते हैं। बड़ी जटिल प्रक्रिया है। दूसरी बात, खर्ची, क्योंकि व्यक्ति न्यायालय में मान लो कोई भी जो है अपने अधिकारों का हनन होता है, वो जाएगा, केस करेगा, तो उसमें वकील की आवश्यकता होगी, वकील उसको करना पड़ेगा, और वकील जब बताया कि लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया से गुजरेगा तो पैसे देने पड़ेंगे उसको। तो बार बार अब केसी है, अब जाना है, उसके बाद में वकील जो है जितना लंबा चलेगा उतना ही जो है बहुत सारा बोझ उस आम नागरिक पर पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर थोड़ा सा यहाँ एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि वो इतनी लंबी, जटिल और खर्चीली होने से आम नागरिक की मैं यहाँ बात कर लूँ, सामान्य जनता की बात कर लूँ, उनके हितों की रक्षा की बात कर लूँ, तो उन हितों की रक्षा करने में जितना सोचा गया उतना ये सफल नहीं हो पा रही है। अब यहाँ में तीसरे मूल अधिकारों का जो है मूल्यांकन कर रहे हैं तीसरे बिंदु के माध्यम से, वह मूल अधिकारों का अतिक्रमण। मूल अधिकारों का अतिक्रमण। देखिए, मूल अधिकारों के अतिक्रमण की बात आती है कि मूल अधिकारों के अतिक्रमण की परिस्थिति अल्पकालिक होती है, कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए जो है, अब मान लो उदाहरण के लिए मैं बात कर लूं, वर्तमान समय में जो कोविड-19 जो महामारी, वैश्विक महामारी है, जो कोरोना वायरस के कारण जो है इस पूरे ये कहूँ विश्व को जो है
एक प्रकार से झकझोर रही है। पूरे विश्व के सामने एक बहुत ही, मैं ये कहूँ, विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। बहुत ही चिंताजनक जो समय चल रहा है, परिस्थितियां चल रही हैं। तो उसमें अगर मान लो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, ये अधिक उसमें आता है, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में आ रहा है। लेकिन अब ये वैश्विक महामारी है, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी तो आपको आजादी है, स्वतंत्रता है, लेकिन इस विषम परिस्थिति में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि ऐसा करना ना तो व्यक्ति स्वयं के हित में है और न राष्ट्र के हित में। क्योंकि ये महामारी ऐसी है, ये वायरस ही ऐसा है कि लोगों के संपर्क में आने से जो है ये एक प्रकार से चैन सिस्टम बढ़ता है, कड़ी सिस्टम बनता है ये। तो वो तो महामारी तो विकराल रूप धारण कर लेगी। जो आजादी है, लेकिन आजादी का हम इस तरीके से ऐसे इस विषम परिस्थिति में कहें कि नहीं, हमें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, हम तो जो है शांतिपूर्ण जो है सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। हाँ, आपको छूट है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, निर्बाध रूप से आप आ जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान जो ये परिस्थिति है, ये महामारी की जो स्थिति है, बड़ी संकटकालीन है, बड़ी गंभीर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए नागरिकों के अधिकारों को जो है कुछ समय के लिए, जब तक कि ये बीमारी जब तक मान लो अपने भयावह रूप में है, दानवीय रूप में है, विकराल रूप में है, तब तक उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसका अतिक्रमण किया जा सकता है। तो यहाँ ऐतराज नहीं हो कि नहीं, मेरे को ये अधिकार है, मेरे को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि इससे स्वयं को भी जो है नुकसान है, समाज को नुकसान है, राष्ट्र को नुकसान है, किसी का हित इसमें नहीं है। तो ऐसे में अगर अधिकारों को थोड़ा सा मान लो अल्पकालिक समय में स्थगित किया जाता है और अतिक्रमण किया जाता है, तो उसको भी हम न्यायोचित करेंगे। ये है, ये अतिक्रमण जो है अल्पकालिक, यदि तो लंबे टाइम तक ऐसी विषम कोई परिस्थितियां आ जाती हैं तो निश्चित रूप से धारा 144 में से लगा दी जाती है। तो ऐसे में ये हम नहीं कर सकते जबरदस्ती कि नहीं, हमें अधिकार है इसलिए हम जो है अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, हम न्यायालय जाएंगे। तो ये कोई सार्थक बात नहीं होती है। तो ये था मूल अधिकारों का अतिक्रमण। उसके बाद हम जो है अगला जो टॉपिक है कि भाई मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, ये भी मिलता जुलता है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। देखिए, मूल अधिकारों पर इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि संविधान द्वारा हम ये कह सकते हैं, जैसे हमें एक अधिकार से, एक हाथ से तो मूल अधिकार दिए गए हैं और दूसरे से वो वापस ले लिए गए हैं। ऐसा भी कई बार जो है ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारों के बारे में बात हम कर लें। अब तो जैसे विषम परिस्थितियां मैंने बताया उसमें कि भाई ऐसी विषम परिस्थितियों में, संकटकालीन परिस्थितियों में तो मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, उनका अल्पकालिक समय के लिए अतिक्रमण भी किया जा सकता है, वो न्यायोचित हम कहेंगे। लेकिन मूल अधिकारों पर इतने अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ इतनी सीमाएं, इतनी मर्यादाएं, इतने जो है प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के द्वारा हमें एक हाथ से तो अधिकार दिए गए हैं और दूसरे हाथ से वापस ले लिए गए हैं, जब लगता है ऐसा। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब पूर्णतः पीस होता है, शांति होती है, और शांति काल में भी जब अधिकारों पर प्रतिबंध की बात आती है, नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, तो लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, एक से देना और दूसरे से लेने जैसा प्रतीत होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अशिक्षा, बेरोजगारी व गरीबी। 5वां टॉपिक है अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी।
अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी। तो अशिक्षा की मैं बात कर लूं, अशिक्षा यानी जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अशिक्षित जो व्यक्ति होते हैं। अब अशिक्षित व्यक्ति को अधिकारों की जानकारी होती नहीं है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही अधिकारों के बारे में जान सकता है। लेकिन हमारे देश में तो अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे शिक्षित जो लोग हैं उनको भी ये नहीं मालूम कि अधिकार क्या है, हमें ये अधिकार क्यों दिए गए हैं, अधिकारों का सदुपयोग किस तरीके से किया जा सकता है जिससे हमारा विकास हो। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह अशिक्षा है, क्योंकि अशिक्षा, बेरोजगारी ये भी बहुत ज्यादा है। और वर्तमान जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जो एक वैश्विक महामारी के कारण सारे देश के उद्योग धंधे ये सब ठप हैं, तो देश के नहीं पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। और भी बहुत सारे हमारे सरकारी उपक्रम तो हैं, इसके साथ में राजकीय सेवाएं बाधित हैं, और बहुत सारे, चाहे वो परिवहन के साधन हो, चाहे और किसी भी प्रकार की जो है मैं बात कर लूं जिससे सरकार को भी आय होती थी, आम नागरिक को भी इससे लाभ होता था, वो सारी जो परिस्थितियां हैं, सारे जो एक प्रकार से कहें स्थितियां थी, वो बिल्कुल जो है विकट सी हैं। तो पहले से ही बेरोजगारी का ग्राफ बहुत ज्यादा था। अब बेरोजगारी का विशेष एक तांडव में कहूं, एक बहुत भयंकर समस्या और आने वाली है। सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि ये समस्या और ज्यादा विकराल रूप धारण करने वाली है। क्योंकि आम जो मजदूर था, जहां वो सेट था, जहां वो लग रहा था अपने रोजगार में, वो बेदखल हुए हैं, इसमें कतई कोई शक नहीं। और अब दोबारा से उनका एडजस्टमेंट होना, दोबारा से वही स्थिति बहाल होना बहुत समय लगेगा। तब तक इसमें और विकराल रूप धारण देखने को मिलेगा, यानी बेरोजगारी बहुत ज्यादा। इसके साथ ही मैं ये भी यहाँ भी गरीबी भी बहुत आगे बढ़ेगी। बहुत सारे लोगों से अभी भी सुन रहे हैं कि हमारा जो देश है वो 10 साल और पीछे चला गया इस महामारी के कारण। मेरा तो ये मानना है कि देश ही नहीं पूरा विश्व में बहुत पीछे चला गया है, क्योंकि ये बीमारी कुछ ऐसी है। अब ये तो चलो इसकी बात थी। मैं अधिकारों के संदर्भ में आपको बताऊं कि अशिक्षा के कारण, बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण स्त्रियां, बच्चों और गरीब कामगारों का शोषण व्यावहारिक रूप से नहीं रोका जा सकता है। हम वास्तविक धरातल की बात कर ले यहां, तो इनका जो शोषण है वो नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि इनको ये ऐसे स्थित हैं, अधिकारों की कोई जानकारी नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि कोई भी आपसे बंधुआ तरीके से आपसे जो है काम नहीं करवा सकता, आपसे मजदूरी नहीं करवा सकता, आपसे श्रम नहीं करवा सकता, लेकिन उसका उनको जो है एक प्रकार से ज्ञान नहीं है। ज्ञान है भी तो परिस्थितियां ये हैं कि चलो ठीक है, हम ज्यादा इसका वो करेंगे तो फिर हमें कौन रखेगा। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि समझौता उनको करना पड़ रहा है। हालत कुछ ऐसी है कि वो बिल्कुल मजबूर है इसके लिए, और गरीबी तो है। तो ये बात थी कि भाई अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी के कारण जो है स्त्रियों, बच्चों, गरीब जो कामगार हैं उनके शोषण को व्यावहारिक रूप से रोक पाना, मैं तो ये कहूंगा बड़ा मुश्किल है, असंभव सा प्रतीत हो रहा है वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। ऐसा आज भी बहुत सारे जो है देश के बहुत सारे नागरिक हैं, अधिकांशतः में कहूं बहुत ज्यादा संख्या में, जिनका शोषण होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में है, लेकिन संविधान में अधिकार होने के बावजूद भी व्यवहारिक रूप से उस शोषण को रोकने में वो कारगर नहीं है, वो सफल नहीं है। तो इस तरीके से ये मूल अधिकारों का मूल्यांकन था कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों की स्थिति के बारे में, मौलिक अधिकारों को न्याय
शिक्षा प्रदान करने के बारे में, मूल अधिकारों का अतिक्रमण, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध और अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी के संदर्भ में हम मूल्यांकन कर रहे थे इनका मूल अधिकार। अब बात कर लेते हैं हम इसका मूल अधिकारों का निष्कर्ष निकालते हैं। तो बात यहां आती है कि हमने जो अधिकारों के बारे में जो हमने पढ़ा उसमें हम उपयुक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा क्वेश्चन होता है तो लास्ट में निष्कर्ष भी उसका दिया जाता है और निष्कर्ष में वो लाइनें होनी चाहिए जो बहुत ही सारगर्भित हो, एग्जामिनर को इस तरीके से इन्वेस्ट करें, इस तरीके से प्रभावित करें कि लास्ट में जब वो देखे तो लगे कि वास्तव में जो है विद्यार्थी है अच्छा शब्दों का जोड़ के साथ साथ उसने बहुत ही गागर में यानी सागर में गागर या गागर में सागर, बहुत बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में समरी टाइप गागर में सागर वाली बात जो है वो सारगर्भित होनी चाहिए। तो यहाँ हम जो है इसका निष्कर्ष कर रहे हैं कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का महत्व तो कम नहीं हुआ है। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं, लेकिन इनका महत्व कम नहीं हुआ है क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा से अधिक मूल्यवान होती है। किसकी सुरक्षा? राष्ट्र की सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा है वो व्यक्ति की सुरक्षा से क्या होती है? अधिक मूल्यवान होती है। इसलिए अल्प समय में मान लो इनका अतिक्रमण किया जाता है या इन पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है जिससे देश का हित होता हो, देश की सुरक्षा होती हो, देश की रक्षा होती हो। ऐसे में ये मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ये सही है, इससे अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा है, कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है, कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा है, क्योंकि व्यक्ति की सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम तैयार हैं। अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए इन पर प्रतिबंध लगे, इनका अतिक्रमण हो, तो उसके लिए हम शहर से तैयार है। वर्तमान परिस्थितियों में जो है व्यक्ति का हित भी है, इसमें राष्ट्र का हित भी है, दोनों की रक्षा की बात है। और अगर अधिकारों से यानी हम कहीं भी आ जाने से रोकने की बात है तो सहमत, शहर से स्वीकार है हमें ये बात, क्योंकि स्वयं का भी हित है और राष्ट्र का भी हित है। तो ये अधिकारों के बारे में था कि भाई अधिकारों के पूरे जो है इनका महत्व क्या है, इनका मूल्यांकन, अधिकार क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब उसके बाद में यानी ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व की। नीति निर्देशक तत्व देखिए, अब बात कर लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, समझना होगा इसको कि नीति निर्देशक तत्व ये तो पता ही था, पहले हमने पढ़ा, पिछले चैप्टर में भी आया था। ये नीति निर्देशक तत्व तीनों आए थे संक्षिप्त में, उनको हमने पढ़ा संक्षेप में। अब बात ये आती है कि भाई नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये सारी बातें हमने पढ़ी, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व क्या है? अगर साधारण शब्दों में हम पढ़े तो नीति का मतलब होता है कोई कानून से संबंध भी बात कर लें, भाई ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई रीति, ऐसा कोई विचार। निर्देशक वो सरकार को करे निर्देशित, यानी सरकार को उस नीति को लागू करने के लिए, सरकार को उस विचार को लागू करने के लिए प्रेरित करने का काम निर्देशक आपको ये करना चाहिए। इससे आम नागरिक का हित है, इससे राष्ट्र का हित है। तो आगे बताया कि वे नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं। नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माता
भविष्य में बनने वाली जो सरकार है, हमारे संविधान को बनाने वाले यानी संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। किसके रूप में रखा है? पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। पथ का मतलब रास्ता, प्रदर्शक उसको दिखाना, रास्ता दिखाना कि आपके लिए ये रास्ता सही है, इस पर आपको चलना चाहिए। ये नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सरकार के लिए, किसके लिए है? सरकार के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। रास्ता दिखाना एक प्रकार से कि सरकार को इस रास्ते पर चलना चाहिए, अर्थात इस तरह की नीतियों के अनुसार शासन का संचालन किया जाना चाहिए। तो ये था नीति निर्देशक तत्व, जो भविष्य में बनने वाली सरकार के लिए क्या काम करते हैं? पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। इस प्रकार के विचार है कौन? नीति निर्देशक तत्व। अब नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों को परामर्शदात्री जो समिति ने भी स्वीकार किया है कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रशासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांत माना जाए। इनको मूलभूत सिद्धांत माना जाए इसके लिए कि सरकार शासन का संचालन करे, यानी प्रशासन का संचालन करने के लिए इनको मूलभूत सिद्धांत मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। संविधान का पहले भी बताया, संविधान का भाग 4, संविधान का कौन सा भाग? 4, संविधान का भाग 3, ठीक है। संविधान का भाग 3 में मूल अधिकार और 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद पहले बताया आपको, 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता। आप यहां समझना होगा, शब्द है सामाजिक समता। सामाजिक यानी समाज, उस समाज में समता, समानता स्थापित होनी चाहिए। उस समाज में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां उस समाज के नागरिकों की शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के बारे में भी सरकार सजग रहे, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य होना भी जो है वो बहुत जरूरी है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता तथा राज्य के लिए अनुकरणीय नीति के विश्लेषण से संबंधित है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को भाई अब इनका डिवाइड करेंगे, इनको वर्गों में, विभिन्न वर्गों में इनको विभाजित करेंगे कि भाई नीति निर्देशक तत्वों को निम्न वर्गों में विभाजित जो है वो किया जा सकता है। अब इनको विभाजन की बात है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम विभाजित करेंगे और विभाजित में जो है हम पहला ही वो लिखेंगे कि भाई आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व बोलते हैं या नीति निर्देशक तत्व, बात हुई है। देखिए, आर्थिक सुरक्षा,
कि समाज में आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, कहने का मतलब है आर्थिक समता, आर्थिक असमानता को दूर करने की बात है कि जो हमारे जो संसाधन है उनका वितरण इस तरीके से होना चाहिए कि समाज में अमीर और गरीब के बीच जो बढ़ती हुई दूरी है उसको कम किया जा सके। तो आर्थिक रूप से सुरक्षा की यहाँ बात जो है निर्देशक तत्व करता है कि राज्य को समाज में, अपने राज्य में आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो है ऐसे प्रयास करने चाहिए, इस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए कि लोगों को आज अपनी आजीविका, अपना एक प्रकार से गुजारा, अपना पेट पालन की बात करूं तो वो अच्छे तरीके से हो, लोगों को जो है आजीविका चलाने के साधन उपलब्ध हो, व्यक्ति आराम से अपना जीवन यापन कर सके, लोगों का जीवन स्तर थोड़ा ठीक हो सके। इस प्रकार से उसके आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो है ये राज्य के लिए निर्देशक तत्व है कि राज्य को ऐसा करना चाहिए जिससे आर्थिक समानता की स्थापना समाज में हो सके, अमीर और गरीब के बीच जो फासला है वो कम हो सके। उसके बाद है दूसरा है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। देखिए समाज कि भाई हमारा जो सामाजिक ढांचा है उसकी सुरक्षा के लिए निर्देशित करते हैं, सरकार का पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाते हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज सुरक्षित हो, समाज में समरसता का भाव हो, समाज में किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं हो। जैसे हमने पढ़ा कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए, समता की स्थापना के लिए क्या किया गया था, संविधान का अनुच्छेद 17 याद कीजिए। ऐसी प्रश्यता का यानी छुआछूत, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत जो प्रथा है उसका निषेध किया गया था कि समाज में ऊंच नीच की जो खाई है वो नहीं होनी चाहिए, समाज में सबको बराबर से जीने का अधिकार होना चाहिए। तो राज्य को ऐसी नीति बनानी चाहिए सामाजिक सुरक्षा के लिए और शिक्षा संबंधी कि राज्य को शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जैसे आएगा मूल कर्तव्यों में आएगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माता पिता या जो संरक्षक है बच्चों का वो उनको जो है अनिवार्य रूप से उनको शिक्षा दिलाने का काम करेगा। ऐसा उनको एक प्रकार से निर्देश शिक्षा किया गया है कि आप शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे, क्योंकि बताया ये भी गया है कि शिक्षा विहीन जो मनुष्य होता है यानी जो व्यक्ति शिक्षा के महत्व को नहीं जानता है, जो शिक्षित है ही नहीं है, वो शिक्षा विहीन मनुष्य पशु के तुल्य माना गया है। तो ये निर्देशक तत्व सरकार को, राज्य को इस तरीके से निर्देशित करते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था भी जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात कर लूं पंचायती राज प्राचीन स्मारक नंबर 3 कि पंचायती राज, पंचायती राज। उसके बाद में बात करूं स्मारक, पंचायती राज है, स्मारक है जो प्राचीन स्मारक है, उसके साथ साथ ही जो है न्याय संबंधी, न्याय संबंधी निर्देश।
प्राचीन पंचायती राज प्राचीन स्मारक न्याय संबंधी निर्देश। देखिए पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना, मजबूत करना, जहां भी लगे यहां पंचायती राज व्यवस्था में ये खामियां हैं, इनको सुधार करना चाहिए। जैसे बात थी कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इनकी उपस्थिति बहुत ही नगण्य थी, इनको सिर्फ वोट देने तक का ही था। लेकिन जब इनको आरक्षण दिया गया कि आधी देश की आबादी है, उसको तो राजनीतिक कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं, छोटे स्तर पर भी नहीं है, तो इस विचार को लागू किया गया कि भाई पंचायती राज संस्थाओं में जो है इनको आरक्षण दिया जाए। तो आरक्षण देने से उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा। पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था के लिए 74वां संविधान संशोधन, तो इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। संवैधानिक दर्जा क्या है? संविधान में दर्ज किया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के चुनाव 5 वर्ष में होंगे। पहले ये निश्चित था ही, ये सरपंच इसको ये अधिकार होंगे, ग्राम पंचायत इसके ये अधिकार होंगे, ठीक है। बाकायदा उनको सूचियों में डाला गया कि पंचायती राज व्यवस्था में इसको जो है ये पंचायत के ये अधिकार होंगे, ये विशेष में डाल दिए गए, ये नगरीय जो है स्वशासन संस्थाएं उनको डाल दिए गए। इस तरीके से हमारे जो प्राचीन स्मारक हैं उनकी रक्षा, इस ये प्राचीन स्मारक जो भी हमारे हैं उनकी रक्षा करना सरकार के लिए निर्देशित करते हैं कि सरकार उनके रखरखाव, उनके संरक्षण की समुचित व्यवस्था करे। उसके साथ देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये निर्देशक तत्व हैं, एक प्रकार से राज्य को निर्देशित करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। उसके बाद है नंबर 4 कि भाई अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व के बारे में यहां बात हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति कि पूरे विश्व समुदाय, यानी पूरा जो ये विश्व है, अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है एक प्रकार से, उसमें शांति कायम होनी चाहिए। कोई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु श्लोक है से, और सबकी सुरक्षा, शांति भी होनी चाहिए और सुरक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए ये निर्देशक तत्व है, ये राज्य को एक प्रकार से निर्देशित करते हैं, राज्य का एक प्रकार से पथ प्रदर्शन करते हैं कि राज्य को इस तरीके का कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पढ़ रहे थे कि भाई नीति निर्देशक तत्वों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। अब उसके बाद मैं बात कर लूँ कि भाई नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका क्या महत्व है। अगले उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। तो अब तक हमने जो पढ़ा तो ये इनको विभिन्न वर्गों में जो है डिवाइड करने वाली बात थी।